रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 16 में सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हम लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है एक्सोस्केलेटन। हमने बेसिकली स्केलेटन का टॉपिक स्टार्ट किया है जो सपोर्ट इन एनिमल्स है। इससे पहले हमने हाइड्रोस्केलेटन के बारे में डिस्कस किया। हाइड्रोस्केलेटन में वाटर की वजह से जो स्केलेटन में सपोर्ट आती है उसको हमने डिस्कस किया था, क्योंकि उनके अंदर कोई ख़ास किस्म का हार्ड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। तो उसके बाद अब हम सेकंड स्केलेटन को डिस्कस करने लगे हैं, वो है एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी है। अब जितने भी हशरात हैं, आर्थ्रोपोड जिनमें इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, हनी बीज हैं, मॉस्किटोज़ हैं, ग्रास हुपर्स हैं, स्कॉर्पियन हैं, यानी कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर जो स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन होता है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कोई बोन्स नहीं होती, कोई स्केलेटन नहीं होता। स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी होता है। अब वो कैसे होता है हम उसको डिस्कस करते हैं। द हार्ड स्केलेटन present at the outer surface to which internal muscle can be attached is called exoskeleton। अब ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ पर। यहाँ कहा जा रहा है एक हार्ड सा स्केलेटन है, कोई चीज़ है जो इसे हार्ड कर रही है, वो आगे हम पढ़ते हैं अभी कौन सी चीज़ है। द हार्ड स्केलेटन प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस, ये बॉडी के बाहर मौजूद है। टू विच इंटरनल मसल, जिसके साथ जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर से मसल अटैच हैं, कैन बी अटैच इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। अब वो कैसे, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक बॉडी है, मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, ये उसका एक्सोस्केलेटन है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन बाहर होता है और मसल फिर इस तरह आके अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात बताई जा रही है कि जो इंटरनल मसल्स हैं वो एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच हो जाते हैं, जो मूवमेंट वगैरह करवाते हैं। अब जो एक्सोस्केलेटन होता है वो इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब होता है गैर मुतहर्रिक एंड नॉन लिविंग होता है। वो ग्रो नहीं कर सकता। जब एक दफ़ा ग्रो कर जाता है फिर वो ग्रो नहीं कर सकता। डिफरेंट एनिमल्स के अंदर हम पढ़ेंगे, दो फाइलम को हम डिस्कस करेंगे, एक मोलस्कन को और एक आर्थ्रोपोड को। दोनों में एक्सोस्केलेटन मौजूद है, दोनों में डिफरेंट एक्सोस्केलेटन है। अब देखते हैं, इट इज़ सेक्रेटेड बाय एक्टोडर्म्स इन द एनिमल सेल। ये बेसिकली आपने पढ़ा होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक में को एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो यहाँ पर जो एक्टोडर्म है वो इस एक्सोस्केलेटन को रिलीज़ करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है कि एक्सोस्केलेटन को कौन रिलीज़ करता है। तो आपने याद रखना है कि एक्सोस्केलेटन को एक्टोडर्म्स रिलीज़ करती है। एक्टो कहते हैं बाहर वाली, ड्रम कहते हैं स्किन, सबसे बाहर वाली स्किन जो होती है वो रिलीज़ करती है। उसके बाद लेयर्स, एक्सोस्केलेटन की लेयर्स अब देखते हैं हम कि कितनी लेयर्स होती हैं। देखिए, दो लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, ये बात जहन में रखिएगा। एक होती है एपीक्यूटिकल। एपी का मतलब बाहर, क्यूटिकल का मतलब डेड लेयर। एपी का मतलब बाहर और क्यूटिकल का मतलब डेड लेयर। अब क्यूटिकल डेड लेयर है और वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से मिलकर बने, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द इन एक्सोस्केलेटन। ये एक्सोस्केलेटन की सबसे बाहर वाली लेयर है, कंपोज्ड ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन। और ये वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जहाँ पर भी वैक्सी आ जाए तो आप समझ लें, तो वैक्सीज आप सभी जानते हैं, हमने फर्स्ट में भी डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है कि वैक्सीज जो होते हैं ये वाटर बैरियर के तौर पे काम आते हैं। वाटर प्रूफ बना देते हैं बॉडी को, ना ही पानी को लॉस होने देते हैं, ना ही बॉडी के अंदर जाने देते हैं, तो वाटर प्रूफ बना देते हैं। एक तो ये, क्योंकि इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादातर खुश्क इलाकों में रहते हैं, खुश्क इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वैक्सीज जो होती है वहाँ पर उन्हें रोकती है वाटर लॉस को। इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर। आप देख लें वैक्सी लिपोप्रोटीन क्या कर रही है, इम्परमिएबल टू वाटर, के वाटर को ना अंदर आने देंगे ना बाहर जाने देगी। इट वर्क एज ए वाटर बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द इनसाइड। अब देखें, एक तो ये वर्क कर रही है एज ए वाटर बैरियर, कि पानी जो अंदर और बाहर, एक तो इसको रोक रही है, अंदर और बाहर पानी दाखिल नहीं होगा, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इंसेक्ट्स हैं, टू माइक्रो इन इंसेक्ट, ताकि उनके ऊपर अटैक ना हो सके। यानी कि वैक्सी क्यूटिकल जो होती है वो इस तरह डिज़ाइन कर दी गई है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या है उनके ऊपर अटैक ना कर सकें।
ताकि ना बॉडी के अंदर वाटर जाएगा ना बॉडी से बाहर आएगा, इसलिए क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर मूव नहीं कर पाएगा। तो आपने एक बात याद करनी है इसके अंदर कि एपिक्यूटिकल जो होती है वो वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद प्रोक्यूटिकल, अब इसकी डायग्राम भी बना लेते हैं हम। प्रो का मतलब होता है उसके इसके बाद आने वाली, क्यूटिकल, अब ये बेसिकली एंडो और एक्सोक्यूटिकल पर मुश्तमिल होती है। इट इज़ द बल्क ऑफ एक्सोस्केल्टन, ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिकली 2 लेयर्स हैं, हमने एक लेयर इस तरह ड्रॉ कर दी है, ये एक लेयर है जिसे हम क्या नाम करें, प्रोक्यूटिकल। ये लें, ये प्रोक्यूटिकल है, ये एक्सोस्केल्टन है जो बॉडी के ऊपर मौजूद है जानवरों की। ये एक्सोस्केल्टन की एक लेयर है जिसे कहते हैं प्रोक्यूटिकल। इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, एपिक्यूटिकल कहते हैं, जिसको अभी हमने पहले डिस्कस किया। तो एपिक्यूटिकल ऊपर वाली को कहते हैं, और ये जो है बल्क, बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये प्रोक्यूटिकल है, जो कि आगे चलकर एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल पर मुश्तमिल हो जाती है। अब ये बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके ऊपर एपिक्यूटिकल है। तो इट इज़ द बल्क ऑफ एक्सोस्केल्टन, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द एपिक्यूटिकल, ये एपिक्यूटिकल के नीचे मौजूद है। द प्रोक्यूटिकल इज कंपोज ऑफ काइटन, ज़हन में रखिएगा जो प्रोक्यूटिकल है वो काइटन से मिलकर बने, और काइटन एक पॉलीसेकेराइड होता है, ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है और ये डीकम्पोज नहीं होता। इट इज़ टफ, ये सख्त होती है, एंड लेदरी, और चमड़े की तरह होती है, चमड़े की तरह होती है। एक तो चमड़े की तरह का मतलब चमक पैदा करती है, और दूसरा वाटर को मूव भी नहीं करवाने देनी, पानी को निकलने भी नहीं देती, लेदर में से पानी नहीं गुजर सकता, तो इसलिए क्या है, लेदरी स्ट्रक्चर बना दिया इसका। इट इज़ मेड अप ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स एंड सेवरल काइंड्स ऑफ द प्रोटीन, अब ये मुख्तलिफ किस्म के और भी पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने हुए हैं, और दूसरी कई किस्म की प्रोटीन है जो इनको बना रही है। इट इज़ फर्दर हार्डनेड बाय द सेक्लोरेटाइजेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मज़ीद सख्त बना दिया गया, यानी कि एक तो हमने देखा काइटन है, लेदरी और टफ बना दिया, और पॉलीसेकेराइड भी और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन भी है। इसके अलावा इसको और ज़्यादा सख्त बना दिया गया है ताकि इंसेक्ट अटैक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट पे अटैक ना कर सके और वाटर लॉस ना हो सके। अब इसको हार्डनिंग क्यों किया गया, सेक्लोरेटाइजेशन, जहाँ पे सेक्लोरेटाइजेशन का मतलब वहाँ पर आपने याद रखना है, सेक्लेरन जहाँ पर आ जाए तो समझ लें कोई चीज़ हार्ड कर रही है। तो ये सेक्लेरन प्रोटीन होती है जो बेसिकली यहाँ पर लेयर्स बना देगी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको ये नज़र भी आ रहा है, बेसिकली ये कितनी लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, ऐसे लेयर्स बनती जाएंगी इसके ऊपर, और ये प्रोक्यूटिकल बन जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है स्ट्रक्चर, एंड सम टाइम फर्दर इम्प्रेगनेटेड बाय द कैल्शियम कार्बोनेट, और आप सब जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम CaCO3 कहते हैं, और मज़ीद इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड कर दिया जाता है ताकि ये मज़ीद क्या हो जाएं, और ज़्यादा सख्त हो जाएं। तो हमने बेसिकली अभी तक 2 लेयर्स के बारे में डिस्कस किया है, जिसको हमने कहा कि एक्सोस्केल्टन की 2 लेयर है, एक एपिक्यूटिकल है और एक प्रोक्यूटिकल है। एपिक्यूटिकल वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, और प्रोक्यूटिकल काइटन से, पॉलीसेकेराइड से, प्रोटीन से और कैल्शियम कार्बोनेट से। ये 4 बातें आपने ज़हन में रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। अब एक्सोस्केल्टन किस किस के अंदर होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 कैटेगरी हैं जानवरों की, जिससे हम मोलस्का और दूसरा आर्थ्रोपोड, तो 2 क्लास के अंदर ये, यानी कि 2 ग्रुप्स के अंदर ये एक्सोस्केल्टन मौजूद होता है। द शेल ऑफ द मोलस्का इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोस्केल्टन। अब शेल, अब बहुत सारी सिपियाँ आपने देखी हैं जो पानी में रहती हैं, समंदरों में रहती हैं, उसके शेल होता है, खोल होता है उसके ऊपर, और वो उसके अंदर मौजूद होती है। द शेल जनरली कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 पीसीज। अब देख लें शेल 2 किस्म के होते हैं, क्योंकि मोलस्का एक फाइलम है, इसकी क्लासेस हैं। अब कुछ शेल इस तरह के होते हैं, सिंगल पीस होते हैं, पूरे जानवर के ऊपर इस तरह का एक सिंगल पीस होता है, लेकिन बाज़ का कुछ जानवरों के ऊपर ये 2 पीसीस पर मुश्तमिल होता है, इस तरह 2 पीसीस पर मुश्तमिल होता है, और इस तरह ये क्या है, मसल्स के ज़रिए अटैच होता है आपस में। यानी कि ये बताया जा रहा है कि शेल 1 पीस का भी हो सकता है, शेल 2 पीस के भी हो सकते हैं, ये ज़हन में रखिएगा जानवर के ऊपर। उसके बाद अब यहाँ पर 2 तरह के मोलस्कन हैं, ज़हन में रखें। एक मोलस्क वो है जो समंदर में रहता है, मैरीन इन्वायरमेंट में रहता है। तो आप याद रखें बात, जब हम मैरीन इन्वायरमेंट की बात करेंगे
तो वो सी वाटर होता है। सी वाटर में याद रखिएगा जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, यानी कि जैसे कैल्शियम हो गया, जैसे कार्बोनेट्स हो गए, ये बेसिकली जो है ये बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं किसके अंदर, ये समंदर के अंदर। और जो मोलस्कन है जो पानी के अंदर रहते हैं, जो उनके ऊपर शेल बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है मैरीन मोलस्का इन सम मैरीन बायोवेल्विया, ये बेसिकली एक क्लास है, जेन में रखिएगा, ये मोलस्का की क्लास है। मोलस्का खुद फाइलम है और उसकी क्लास का नाम है बाइवेल्विया, दो शेल वाले, दो शेल आपस में मसल के जरिए जुड़े होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया तस्वीर बनाकर। एंड स्नेल, सिपियाँ वगैरह जो होती हैं, ये बेसिकली क्या होती है, इनके खोल होते हैं। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनते हैं। और अब आपसे पूछे कि कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आया, वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि समंदर में बहुत बड़ी तादाद में मिनरल्स होते हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम वगैरह बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, अपने शेल को सख्त कर लेते हैं, अपने खोल को सख्त कर देते हैं, क्योंकि इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। लेकिन अगर लैंड स्नेल देखें, अगर हम ज़मीन पर सिपियाँ देखें, तो उनके ऊपर इतना हार्ड स्केल्टन नहीं होता, क्योंकि जो ये एक्सोस्केल्टन होता है ये बेसिकली मूवमेंट में बहुत क्या करता है, मुश्किल पेश करता है, और जानवर जो होते हैं बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं। तो इसलिए जो लैंड स्नेल है, द शेल ऑफ द लैंड स्नेल जनरली लैक हार्ड मिनरल्स। अब आपसे कोई पूछे कि जो लैंड स्नेल का शेल है वो हार्ड क्यों नहीं है, वो कह रहा है लैक हार्ड मिनरल्स, क्योंकि इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, क्योंकि ज़मीन पर मिनरल्स कम होते हैं, समंदर में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, जेन में रखिएगा। सो दी शेल आर लाइटर एंड वेट, जो इसलिए इनके जो खोल होते हैं वो हल्के होते हैं वज़न में। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। द शेल इन मोलस्का ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ द एनिमल। अब ये बात याद रखिएगा, जो खोल है, जो शेल है मोलस्का का, वो बढ़ेगा, ग्रो करेगा जैसे जैसे जानवर ग्रो करेगा। अब वो कैसे ग्रो करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। द शेल इन मोलस्का अपेयर एज ए ग्रोथ रिंग, तो शेल मोलस्का के ऊपर ग्रोथ रिंग बन जाएंगे। द सॉफ्ट पार्ट इन द बॉडी ऑफ द मोलस्का, और उस शेल के अंदर एक जानवर रहता होगा, उसकी बॉडी सॉफ्ट है, और उसके अंदर जो स्केलेटन है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन या हाइड्रोस्केलेटन है। अगर आप याद करें तो हाइड्रोस्केलेटन में हमने तीसरी एग्जाम्पल जो पढ़ी थी वो हमने सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स पढ़ी थी, इन्वर्टिब्रेट, वो जो कि मोलस्का मैंने कहा था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन जानवरों के ऊपर शेल होता है और अंदर जानवर होता है शेल के, और जो जानवर अंदर होता है उसके अंदर हाइड्रोस्केलेटन होता है और बाहर एक्सोस्केलेटन होता है। तो अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, यानी कि अगर इसने ग्रो करना है तो शेल भी ग्रो करेगा, शेल ग्रो करेगा तो शेल के ऊपर रिंग बनने लग जाएंगे, जेन में रखिएगा, ग्रोथ रिंग बनने लग जाएंगे। जैसे जैसे जानवर ग्रो करता जाएगा वो शेल के ऊपर रिंग भी आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको डायग्राम बनाने से पहले ऐसे देता हूँ, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसके कपड़े छोटे होते हैं, बच्चे का साइज़ भी छोटा होता है, लेकिन साल बाद वही कपड़े उस बच्चे को पूरे नहीं आते। अब बच्चे का साइज़ बड़ा हो रहा है, अब कपड़ों का साइज़ तो बड़ा नहीं होगा, तो कपड़ों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। 2 साल बाद वो भी कपड़े छोटे पड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि बच्चे का साइज़ बड़ा हो रहा है, बच्चा ग्रोथ कर रहा है। तो इसी वजह से ये जानवर क्या करते हैं, अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये जानवर है छोटे साइज़ का, ठीक है, इसके ऊपर जो खोल है वो भी छोटे साइज़ का है, ये ज़हन में रखिएगा। अब इस जानवर ने ग्रो करना है, अब ग्रो करने के लिए क्या होगा, इसका साइज बड़ा हो रहा है जानवर का, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर इस तरह एक इसी साइज का शेल बनाएगा और पहले वाला मौजूद रहेगा उसके ऊपर, जेन में रखिएगा, पहले वाला अलहदा नहीं होगा। अब फिर जानवर का साइज बड़ा हो गया तो फिर उतने साइज का ही एक शेल बनेगा उसके ऊपर, और पहले वाले दोनों उसके ऊपर मौजूद रहेंगे। इसी तरह एक जानवर दोबारा साइज में बड़ा हो जाएगा, उसके ऊपर एक नया शेल बनेगा, पहले वाले शेल ऑलरेडी मौजूद होंगे।
अब आप देखें ग्रोथ रिंग बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे जानवर का साइज बड़ा होता जा रहा है रिंग भी चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक रिंग था, यहाँ पर 2 रिंग हो गए, यहाँ पर 3 रिंग हो गए, यहाँ पर 4 रिंग हो गए हैं। तो यहाँ भी यही बात बताई जा रही है, द शेल इन मोलस्का ग्रो विद द ग्रोथ ऑफ द एनिमल्स, कि जो शेल है वो भी ग्रो करेगा, कि पहले वाला मौजूद रहेगा दूसरा बन जाएगा, दूसरे वाला मौजूद रहेगा तीसरा बन जाएगा। तो एनिमल का साइज भी क्या होता जा रहा है, वो साइज में बड़ा होता जा रहा है। अंदर हाइड्रोस्केलेटन है शेल के अंदर जानवर में, जो जानवर मौजूद है, और ये बाहर क्या है, एक्सोस्केलेटन मौजूद है। तो इसी तरह स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये देखें इस तरह ये रिंग बन जाएगा उसके ऊपर, या आप इस तरह देख लें। इस तरह जानवर के ऊपर क्या है, इस शेल के ऊपर इस तरह के रिंग बन जाएंगे। तो इसका बताने का मकसद ये है कि जो रिंग है वो उतरेगा नहीं, उसके नीचे नया आ जाएगा, फिर उसके नीचे नया आ जाएगा, जानवर ग्रो करता जाएगा, रिंग नया आता जाएगा। तो इसे हम ग्रोथ रिंग कहते हैं। अंदर जानवर में हाइड्रोस्केलेटन है, उसके ऊपर जो शेल है वो एक्सोस्केलेटन है। अब आ जाए आर्थ्रोपोड। अब हमने एक क्लास पढ़ ली है जिसका नाम है मोलस्का, अब हम दूसरी क्लास पढ़ने लगे जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स, आर्थो कहते हैं ज्वाइंट, पोड्स कहते हैं लेग्स को, इसका मतलब ज्वाइंटेड लेग्स। तो अभी मैं आपको एक बात समझा दूं, इन्होंने मॉडिफिकेशन कर ली है, इन्होंने आमतौर पर चेंज लिया है, अपने अडॉप्टेशन कर ली है। देखें अगर आप सीपियों को देखें मूव करते हुए, वो बहुत स्लो मूवमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हार्ड स्केलेटन शेल होता है ऊपर, इसलिए वो मूवमेंट स्लो होती है। लेकिन अगर आप काकरोच को मूवमेंट करता हुआ देखें तो वो बहुत तेज़ी से मूवमेंट करता है और आप उसे पकड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जॉइंट्स हैं। और याद रखें जॉइंट्स जहाँ पर होते हैं वो जगह फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, वो थिन होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा जॉइंट्स होंगे उतने ही मूवमेंट ज़्यादा होगी। अगर मिसाल के तौर पर हमारे बाजू में जो कोहनी है, जिसे हम एल्बो कहते हैं, एल्बो ज्वाइंट अगर टूट जाए तो अपने हाथ को हम मुंह तक नहीं ला सकते, हम उस हाथ से कंघी नहीं कर सकते, हम उस हाथ से पानी नहीं पी सकते। तो ज्वाइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन्होंने मैक्सिमम ज्वाइंट्स बना लिए, जिसकी वजह से इनको मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मदद मिली और ये तेज़ी के साथ भाग भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। अब हम आर्थ्रोपोड एक नया फाइलम पढ़ने जा रहे हैं। द आर्थ्रोपोड अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोड के पास बहुत ही पेचीदा किस्म का है, क्योंकि इन्होंने अडॉप्टेशन कर ली है, इसलिए ये पेचीदा हो गया। जो चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है ये बात, जो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती जाएगी उसका फंक्शन उतना ही ज़्यादा होता जाएगा और वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता जाएगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, जितनी चीज़ कॉम्प्लेक्स होगी वो उतना ही अच्छा फंक्शन परफॉर्म करेगी। इसके बाद अडॉप्टेशंस टू लिव, अब जिंदगी गुजारने के लिए और बढ़ने के लिए विद एन एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन के साथ क्या क्या अडॉप्टेशन की है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ। आर्थ्रोपोड में जो एक्सोस्केलेटन होता है पुराने वाला, वो बॉडी से उतर जाता है और नया आ जाता है। लेकिन मोलस्का में हमने ये देखा था कि पुराने वाला मौजूद रहता है, उसके ऊपर उसके नीचे नया आ जाता है, नए वाला मौजूद रहता है, उसके ऊपर एक और नया आ जाता है। इस तरह वो उतरता नहीं है और वो ग्रोथ रिंग के तौर पर शेल के ऊपर नज़र आ रहा था, जैसे कि ये आपको शेल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर रिंग नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि इनके ऊपर पूरा जो होल होता है, जो स्किन होती है पूरी उतर जाती है, एक्सोस्केलेटन पूरा उतर जाता है। अगर आप सांप को देखें वो भी अपनी ऊपर वाली स्किन पूरी उतार देता है, तो उसको एक्सोस्केलेटन, क्योंकि उसमें ग्रोथ करनी होती है। अगर वो नहीं उतारेंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये अडॉप्टेशन इन्होंने की है कि ये पुराने वाले एक्सोस्केलेटन को उतार देते हैं और उसके नीचे नया वाला आ जाता है। तो आप पढ़ लेते हैं हम, इसलिए लिखा हुआ है अडॉप्टेशन टू लिव ग्रो विद इन द एक्सोस्केलेटन। इसके बाद पहला पॉइंट है इन्वेजिनेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन, यानी कि एक्सोस्केलेटन को ये अंदर वाली साइड पर बॉडी के अंदर ले गए हैं। द इन्वेजिनेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन फॉर्म फर्म रिजिज, इन्होंने क्या बना लिया है, इन्होंने सलाखें बना ली हैं। फर्म रिजिज का क्या मतलब होता है? फर्म रिजिज का मतलब होता है उभरी हुई जगह, उभरी हुई जगह, और बार्स का मतलब होता है सलाख। जैसे आप देखें ना, सलाखें किसी चीज़ के साथ जुड़ी होती हैं, ज़मीन के साथ जुड़ी होती हैं, पिलरों के साथ जुड़ी होती हैं। तो इसी तरह फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल, जहाँ पर आकर मसल अटैच हो गए हैं। अब मैं आपको इसकी डायग्राम बना के समझाता हूँ।
देखें जैसे ये एक एनिमल्स है, ये उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन है, ये इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन जो मैंने पहले भी बना के दिखाई। मोलस्का में इस तरह का है एक्सोस्केलेटन, लेकिन जो आर्थ्रोपोड है उन्होंने क्या किया, आर्थ्रोपोड्स ने अपने अंदर चेंजेस लाया जिन्हें इंसेक्ट्स कहते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बॉडी में मॉडिफिकेशन लेकर आई। ये बॉडी है ये वाली, इन्होंने क्या किया देखें, मॉडिफिकेशन देखें, ये देखें एक्सोस्केलेटन अंदर की तरफ आ रहा है, ये देखें आप, इसलिए कह रहा था इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन अंदर की तरफ, जैसे अब रबड़ की बॉल को दबाएं वो अंदर चली जाती है, दोबारा छोड़ें तो बाहर आ जाती है, इसी तरह एक्सोस्केलेटन अब अंदर की तरफ आ गया। ये ब्लैक एक्सोस्केलेटन है और इसके साथ क्या अटैच हो गए, इसके साथ मसल्स अटैच हो गए, इसके साथ मसल, जबकि यहां पर मोलस्का में मसल बाहर अटैच होते। तो ये अडॉप्टेशन है, इसी चीज ने और मदद की मूवमेंट के लिए। इन्वेजिनेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन फॉर्म फर्म रीजेस, अब उभरी हुई जगह हैं, एंड बार्स सलाखें, ऐसे जैसे कोई चीज धंसी हुई है अंदर। अब दूसरी अडॉप्टेशन, द एक्सोस्केलेटन फॉर्म ज्वाइंट्स, अब ये ज्वाइंट्स हैं, ये एक्सोस्केलेटन इधर ज्वाइंट्स बन गए, ज्यादा ज्वाइंट्स बना दिए गए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइंट्स बना दिए। अक्सर आप देखें आर्थ्रोपोड उनकी टांगे बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी लेग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आप चूंटी को देख लें, आप मकड़े को देख लें, आप किसी भी ऐसे इंसेक्ट को देख लें तो उनकी टांगे बहुत ज़्यादा होती हैं। अक्सर काकरोच को देख लें आप, तो बेसिकली क्या है, आप स्कॉर्पियन को देख लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपेंडिजीज होंगी उतने ज्वाइंट्स ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा ज्वाइंट्स होंगे उतनी मूवमेंट में आसानी हो जाएगी। और यहाँ लिखा हुआ है एक्सोस्केलेटन फॉर्म ज्वाइंट्स, द एक्सोस्केलेटन फॉर्म ज्वाइंट्स, द स्केलेटन इज थिन। आप याद रखिएगा, स्केलेटन थिन हो जाएगा, नरम हो जाएगा और फ्लेक्सिबल हो जाएगा एट ज्वाइंट्स पर, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक्सोस्केलेटन ने ज्वाइंट्स बना लिए, ये ज्वाइंट्स है, और ये वाली जगह क्या हो गई है, ये पतली हो गई है, ये नरम हो गई है और फ्लेक्सिबल हो जाती है। अगर आप देखें तो अपने बाजू को अगर गौर से देखें तो कोहनी वाली जगह कितनी नरम होती है, वहाँ पर ज्वाइंट्स लगे हुए हैं और हम बाजू को मूवमेंट करवा सकते हैं ऊपर नीचे। लेकिन अगर ये ज्वाइंट्स ना हो तो आप अपने हाथ को सर तक नहीं ला सकते, आप उस हाथ से पानी नहीं पी सकते। तो ज्वाइंट्स ने बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर दी है और ये सॉफ्ट हो गए हैं, थिन हो गए हैं, ताकि मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो 10 ज्वाइंट्स मूव वेरी इजीली, ताकि इसलिए वो ज्वाइंट जो है वो इजीली मूवमेंट करते हैं। तो ये सेकंड आपकी क्या है, अडॉप्टेशन है एक्सोस्केलेटन में। इसलिए कॉकरोच को अगर आप पकड़ना भी चाहें तो आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तेज़ी के साथ भाग जाता है, क्योंकि उसके पास ज्वाइंट्स हैं बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से ये कह रहा है कि सेकंड अडॉप्टेशन, एक्सोस्केलेटन ने ज्वाइंट्स बना दिए। उसके बाद थर्ड अडॉप्टेशन है सेंसिला। अब ये सेंसिला क्या होता है, ये आपने ज़हन में रखना है। द स्केलेटन है सेंसरी रिसेप्टर, बेसिकली जो सेंसिला है वो सेंसरी रिसेप्टर है, कॉल्ड सेंसिला। द सेंसिला आर इन द फॉर्म ऑफ द ब्रिस्टल एंड लेंसेज। ब्रिस्टल कहते हैं बालों की तरह, बालों की तरह होता है, सख्त बाल जिसे हम कहते हैं, या आप कह दें सख्त बाल। और लेंसेज का मतलब होता है चमकदार चीज़। तो यहाँ पर इनकी बॉडी है, इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर लेंसेज बना लिए। ऐसे आप देखें, कोई भी ये इंसेक्ट को देखें वो बड़ा चमकदार नज़र आता है आपको, इस तरह इन्होंने लेंसेज बना लिए। ये पूरी बॉडी के ऊपर इनके लेंसेज हैं, और यहाँ से लेंसेज से ब्रिस्टल निकले, जिसे कहते हैं सख्त बाल। इनके छोटे छोटे बाल निकले होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बाल निकले इनके। इसको बेसिकली ये क्या कह रहा है, सेंसरी रिसेप्टर का नाम दिया जा रहा है, सेंसरी रिसेप्टर, इसे ये क्या नाम दे रहा है, सेंसिला। तो बेसिकली पूरी बॉडी पर सेंसिला होता है, सेंसरी रिसेप्टर होता है, जो इन्हें इनके प्रेडेटर से बचाता है, इन्हें महसूस कराता है कि आपके इर्द गिर्द क्या चीज़ मौजूद है। तो ये सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं इनके एक्सोस्केलेटन के ऊपर मौजूद होते हैं, जो इनको प्रेडेटर से बचाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन इन्होंने की है। उसके बाद गैसियस एक्सचेंज। अब
एक्सोस्केलेटन से ही इनकी गैसेस एक्सचेंज होती है। अगर आपने देखा होगा, इन्होंने मॉडिफाइड कर लिया अपने एक्सोस्केलेटन को ताकि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सके। फर्स्ट ईयर में अगर याद करें तो आपने एक लफ्ज़ पढ़ा है स्प्राइकल्स। आपने 13 चैप्टर में कॉकरोच में रेस्पिरेशन पढ़ा स्प्राइकल। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह, पूरी बॉडी के ऊपर उसके, पूरी बॉडी पर उसके क्या है, पूरी बॉडी पर उसके इस तरह के उभार लगे हुए हैं, उभार लगे हुए हैं। तो इस तरह इनकी बॉडी के ऊपर आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा, छोटे छोटे उभार होते हैं 10 पेयर्स में, जिन्हें हम स्प्राइकल्स कहते हैं। तो ये बेसिकली गैसेस एक्सचेंज करने में मदद देते हैं, ये आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा। उसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं इसके? तो सबसे पहला एडवांटेज ये है, द एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट द एनिमल अगेंस्ट देयर एनिमीज। एनिमल्स को ये तहफ़्फ़ुज़ देता है उनके दुश्मनों से एंड रफ़ इन्वायरमेंट में। रफ़ इन्वायरमेंट का मतलब ड्राई कंडीशंस होती हैं जहाँ पर ये रहते हैं बेसिकली। एक तो एक्सोस्केलेटन के ऊपर जो जानवर प्रेडेटर वो अटैक नहीं कर सकता, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकता, ना कोई जानवर अटैक कर सकता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है एक्सोस्केलेटन। और दूसरा ये रफ़ इन्वायरमेंट जहाँ पे वाटर डेफिशिएंसी होती है, पानी की कमी होती है, उस इन्वायरमेंट में भी क्या है, ये सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है कि एक्सोस्केलेटन ये वाटर प्रूफ होता है, इसमें से ना पानी बाहर जा सकता ना पानी अंदर आ सकता है, क्योंकि वैक्सी लिपोप्रोटीन होती है, काइटन होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, जो हमने लेयर्स ऑफ द एक्सोस्केलेटन में पढ़ा। इट आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ड्राइंग, और ये खुश्क होने से भी बचाता है, क्योंकि वाटर बॉडी से बाहर निकल नहीं सकता, इसलिए क्या होता है कि ये खुश्क होने के समय जितनी मर्जी ये सवेयर कंडीशन में मौजूद हों। सवेयर कंडीशन का मतलब है जितना मर्जी टेम्परेचर ज़्यादा हो, 45 हो जाए या इससे भी ज़्यादा हो जाए, तो इसमें इनकी बॉडी ड्राई नहीं होती, क्योंकि सारी टेम्परेचर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है एक्सोस्केलेटन की वजह से। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज है एक, जो आर्थ्रोपोड्स हैं कैन नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर सकते लार्जर, वो साइज में बड़े नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द एक्सोस्केलेटन की वजह से। इसलिए इन्हें हर बार अपना एक्सोस्केलेटन उतारना पड़ता है और नया लाना पड़ता है। जब एक्सोस्केलेटन नया आएगा तो इनकी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन अगर हमने मोलस्का में देखें, अगर हमने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन्होंने पहले वाले को उतारा नहीं था, बल्कि उसके नीचे नया ले आए थे। तो उसने उसके नीचे नया लिया, तो उसके नीचे नया लिया तो रिंग बना लिया था, ग्रोथ रिंग। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब तक ये पुराना एक्सोस्केलेटन नहीं उतारेंगे तब तक नया नहीं आएगा और ना ही ये ग्रो करेंगे। इसलिए इनको पुराना एक्सोस्केलेटन एक वक्फे के साथ उतारना पड़ेगा और नया लाना पड़ेगा ताकि ये ग्रो कर सके। अगर ये ऐसा नहीं कर सकते तो ये साइज में कभी भी बड़े नहीं होंगे। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्डाइसिस। लास्ट पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का। अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है पेपर में, और याद रखिएगा एक्सोस्केलेटन इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्डाइसिस क्या होता है? द एनिमल्स हैज़ टू शेड देयर एक्सोस्केलेटन। देखें, शेड का मतलब उतार देना, उतारना। लेकिन आप देखें मोलस्का ने उतारा नहीं था, बल्कि उसके नीचे नया ले आए थे, उसके नीचे नया, उसके नीचे नया लिया, तो एक रिंग बना दिया था उन्होंने शेल के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एनिमल अपना एक्सोस्केलेटन पेरियोडिकली वक्फे के साथ ये क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे लार्ज स्केलेटन नए के साथ। यानी कि जो पुराने वाला एक्सोस्केलेटन, जैसे ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक स्केलेटन मौजूद है एक्सोस्केलेटन। अब इन्होंने बड़े होना साइज़ में, तो बड़े होने के साइज़ में, ये साइज़ में बड़े हो गए हैं, तो ये पुराने वाला उतर जाएगा और इसके साइज़ का नए वाला आ जाएगा। तो आप देखें, मैंने दोनों को इकट्ठा नहीं किया, इसको मैंने उतार दिया, और जब उतार दिया जाए तो उसे कहते हैं पेरियोडिकली शेड कर देना, स्केलेटन को रिप्लेस विद लार्ज स्केलेटन। और जैसे जानवर ग्रो करेगा और उसके ऊपर वैसे ही क्या आ जाएगा, पूरा हेड एक्सोस्केलेटन आ जाएगा। द एनिमल्स हैज़ टू शेड द एक्सोस्केलेटन। जानवरों ने उतारना है स्केलेटन को पेरियोडिकली वक्फे से, एंड इट रिप्लेस, और लेकर आना है इसकी जगह, पुराने वाले की जगह नया, पुराने वाले को उतार देना है। इट विद लार्ज स्केलेटन, क्योंकि जानवर का साइज बड़ा हो जाएगा तो पहले से
बड़ा स्केलेटन आएगा। मिसाल के तौर पर मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, अगर एक बच्चा 1 साल का है तो उसके लिए कपड़े नए लाने पड़ेंगे क्योंकि उसकी ग्रोथ हो गई है। अब उसको वो कपड़े पूरे तो नहीं आएंगे जो उसको पहले दूसरे महीने में पहनाए थे, तो जब उसकी ग्रोथ हुई है तो कपड़े भी नए आएंगे। जब अगले साल 2 साल का हो जाएगा फिर कपड़ों का साइज़ उसका उसी बॉडी के एतबार से आएगा, फिर पुराने वालों को फेंक दिया जाएगा, फिर वो बड़ा होता जाएगा, 4 साल का हो जाएगा तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा बॉडी का, तो कपड़ों का साइज़ भी उतना ही बड़ा लेके आएंगे और बाकी जो कपड़े होंगे उसके छोटे साइज़ के वो रख दिए जाएंगे। तो इसी तरह ये जानवर करते हैं, तो अपने पुराने वाले एक्सोस्केलेटन को उतार देते हैं, फेंक देते हैं और फिर उसकी केयर नहीं करते और नए वाले स्केलेटन को ले आते हैं। अब ये होता कैसे है? ये बेसिकली इस प्रोसेस को हम एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग का मतलब ही उतारना होता है। तो ये कैसे करते हैं? इनमें 4 स्टेजेस हैं, ज़हन में रखिएगा। ये 4 स्टेजेस के तहत होता है काम, ज़हन में रखिएगा अब ये बात। अब 4 स्टेजेस होती कैसे हैं? सबसे पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है, 4 स्टेजेस हैं एक्डाइसिस की। द हाइपोडर्मल ग्लैंड्स सिक्रेट्स एंजाइम्स। अब ये हाइपो का मतलब नीचे, डर्म का मतलब स्किन। स्किन के नीचे एक लेयर होती है, क्योंकि स्किन के ऊपर तो क्यूटिकल की एक्सोस्केलेटन होता है, डेड लेयर है सारा स्केलेटन। जैसे मिसाल के तौर पर ये एनिमल्स है, ये एनिमल है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन है, इसके ऊपर सारा एक्सोस्केलेटन है। अब ये जो लेयर है नीचे वाली, ये हाइपो का मतलब नीचे वाली, ये एंजाइम को रिलीज करेगी। ये सेल से मिलकर बनी हुई है क्योंकि लिविंग है, बॉडी लिविंग होती है, और ये जो शेल है, ये एक्सोस्केलेटन डेड होता है। तो ये जो एंजाइम रिलीज करेंगे, ये एंजाइम रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो एक्सोस्केलेटन है उतरना शुरू हो जाएगा और नया नीचे से आना शुरू हो जाएगी। अभी मैं डायग्राम भी आपको बताता हूँ बनाकर। तो द हाइपोडर्मल ग्लैंड सिक्रेट्स एंजाइम्स, दीज एंजाइम डाइजेस्ट द ओल्ड एंडोक्यूटिकल। जो पुरानी वाली लेयर्स होंगी उसको वो डाइजेस्ट करने लग जाएगा। दिस डाइजेशन सेपरेट द हाइपोडर्मल फ्रॉम द एक्सोस्केलेटन। और इस तरह वो क्या करेगा, ये जो पुराने वाला हाइड्रोस्केलेटन है उससे ये स्किन जो है जानवर की अलहदा हो जाएगी और ये फिर क्या करेंगे सेल, ये नया रिलीज करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आखिरी बात है हमारी। अब मैं आपको पहले थोड़ी सी डायग्राम बना के दिखा दूं ताकि आपको समझ आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे होता है। देखें, अगर हम इस तरह एक स्किन की लेयर बना लें, ये ज़हन में रखें, ये स्किन की लेयर, ये बॉडी का लिविंग पार्ट है मिसाल के तौर पर, जिसे हम कह रहे हैं हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस एरिया है, ये लिविंग है, ये सेल है, इसका मतलब लिविंग है। अब इसके ऊपर ये वाला हिस्सा जो है, इसको मैं इस तरह शो कर देता हूं। ये बेसिकली क्या है, ये एपिक्यूटिकल है, ये एपिक्यूटिकल है। और ये वाला पोर्शन सारे का सारा, ये वाला पोर्शन सारे का सारा बेसिकली क्या है, ये प्रोक्यूटिकल है, जिसके अंदर एंडो और एक्सोक्यूटिकल आ जाएंगी, एक्सो और एंडोक्यूटिकल आ जाएंगी। अब देखें, नीचे जानवर मौजूद है, उसकी स्किन है, स्किन के ऊपर सारा एक्सोस्केलेटन है। अब ये क्या करेंगे, अब ये जो एंजाइम है, ये जो हाइपोडर्मल्स है, ये एंजाइम रिलीज करेगी, ये एंजाइम रिलीज करेगी, ये एंजाइम रिलीज करेंगी। ये एंजाइम रिलीज होगा तो फिर क्या होगा, आप देखें, एंजाइम रिलीज होने से अब फर्क देखें डायग्राम में क्या आएगा। अब आप दूसरी डायग्राम को देखें तो उसी तरह हम स्किन एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं, उसी तरह हम हाइपोडर्मल सेल बना लेते हैं जिन्होंने एंजाइम रिलीज किए। अब देखें इससे हुआ क्या, अब जब इन्होंने एंजाइम रिलीज किया तो आप देखें ये एपिडर्मस, अब देखें ये प्रोक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल के नीचे प्रोक्यूटिकल, इसको हम प्रोक्यूटिकल्स कह रहे हैं, ये प्रोक्यूटिकल है बेसिकली। अब आप देखें ये एक्डाइसिस स्टार्ट हो गई है, ये एक्डाइसिस स्टार्ट हो गया, देखें ये उतरना शुरू हो गया। अब इतने हिस्से से उतर गया है, डाइजेस्ट हो गया, इतना हिस्से से डाइजेस्ट हो गया, देखें आपके सामने। तो अभी ये रिलीज हुए एंजाइम यहां पर हाइपोडर्मल से, और प्रोक्यूटिकल जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू कर, जिसे हम एंडोक्यूटिकल कहते हैं। एंडोक्यूटिकल डाइजेस्ट होने लग गई, पुराने वाला उतरने लग गया, अब नीचे वाला रिलीज होने लग जाए। अब मैं आपको डायग्राम तीसरी बना के दिखा देता हूं। अब तीसरी डायग्राम में नया आने लग जाएगा, देखें
ये एक्सोस्केलेटन है, जानवर के ऊपर मौजूद है। ये उसकी हाइपोडर्मस सेल्स हैं जिन्होंने एंजाइम रिलीज किया ताकि पुराने वाला एक्सोस्केलेटन उतर जाए। अब देखें, अब यहाँ पर देखें तो ये उतरना शुरू हो गया। देखें, ये मैं पुराने वाला दिखा रहा हूँ मिसाल के तौर पर। ये मैंने बेसिकली आपको पुराने वाला दिखाया है। ये पुराने वाला है जो उतर रहा है और काफ़ी हद तक उतर गया है। और अगर आप देखें तो नीचे वाला आना शुरू हो गया है। नीचे वाला कैसा आया? पहले क्या आया? पहले एपिक्यूटिकल आ गई उसकी, पहले एपिक्यूटिकल आ गई, फिर उसके नीचे क्या आने लग गई? फिर उसके नीचे प्रोक्यूटिकल आने लग गई। देखें, ये देखें, ये पुराने वाली उतर रही है और नए वाली नीचे से आ रही है। ये लें, ये प्रोक्यूटिकल जिसे एंडोक्यूटिकल कहते हैं। अब देखिए नया स्केलेटन आ गया। अब ये सारा उतर जाएगा। उतरने का स्टाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसको डायग्राम को दिखाऊं तो ये नया वाला पूरे का पूरा आ गया। ये देखें, अगर डायग्राम बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर ये नए वाला आ रहा है और पुराने वाला उतर रहा है। तो आप देखें ये जो कलर आपको शो हो रहा है पिंक कलर, इसका ये पुराने वाला उतर रहा है। यहाँ भी आप देखें ये उतर चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है और नीचे से आना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर नीचे वाला आना शुरू हो गया। अब इस डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं कि नए वाला आ गया है और पुराने वाला कैसे उतर जाएगा। ये देखें, ये नया बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर ये क्या है? ये प्रोक्यूटिकल है, ये प्रोक्यूटिकल है बेसिकली। ये देखें, ये प्रोक्यूटिकल आ गई। और ये ऊपर क्या है? ये एंडोक्यूटिकल है, एपिक्यूटिकल सॉरी, ऊपर वाली एपिक्यूटिकल, नीचे वाली प्रोक्यूटिकल जिसे एंडोक्यूटिकल भी कहते हैं। ये हाइपोडर्म। अब ये नया आ गया। देखें, पहले क्या हुआ? एंजाइम रिलीज हुए। दूसरे में क्या हुआ? उतरना शुरू हो गया। तीसरे में देखें नया आना शुरू हो गया, पुराने वाला उतर है। अब उतरने का स्टाइल भी आप बना के दिखा सकते हैं कैसे उतरेगा। अब आपने इस तरह एक डायग्राम बना देनी है, इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये पुराने वाला उतर गया है। तो ये इसको आपने दिखाना है। ये एंडोक्यूटिकल है जिसे हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं, और ये ऊपर वाली जो है ये एपिक्यूटिकल है। ये उतर गया इससे। अब आपने एक और इस तरह बना के दिखा देना है ताकि ये शो हो जाए कि हमने इसको उतार दिया है। ये देखें, आप ये एपिक्यूटिकल, ये एंडोक्यूटिकल, और ये आपको शो हो रहा है कि अब ये नए वाला आ गया है और पुराने वाला उतर चुका है। तो इस तरह ये जैसे जैसे हर दफ़ा इसी तरह ये प्रोसेस चलेगा। पुराने वाला उतरता जाएगा, नए वाला आता जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये किस तरह होगा ये प्रोसेस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सोस्केलेटन उतरता जाएगा और नया वाला आता जाएगा। ये ओल्ड है और ये न्यू आ गया। इसको हम कहते हैं एक्डाइसिस। हमने क्या पढ़ा एक्डाइसिस के अंदर? हमने एक्डाइसिस में ये बात पढ़ी है कि हाइपोडर्मल जो ग्लैंड्स हैं वो एंजाइम को रिलीज करेंगे। दीज एंजाइम डाइजेस्ट द ओल्ड एंडोक्यूटिकल, द डाइजेशन सेपरेट द हाइपोडर्मल फ्रॉम द एक्सोस्केलेटन। यहाँ पर भी आप देख लें, हाइपोडर्मल ग्लैंड ने एंजाइम रिलीज किए जिसकी वजह से जो हाइपोडर्मल जो स्किन है वो एक्सोस्केलेटन से अलहदा हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है देखें। उसके बाद नेक्स्ट में देखें, आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द एंडोक्यूटिकल। अब आप देखें ये डाइजेशन जब हो गई है, ये डाइजेशन हो गई है, ये डाइजेशन हो रही है और नया नीचे से आ रहा है। न्यू प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल आर सिक्रेटेड। नए वाले को रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये देख लें आपके सामने, नए वाला ब्लैक वाला एपिक्यूटिकल है, ब्लू वाला आपके सामने प्रोक्यूटिकल, ये दोनों रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। द ओल्ड स्केलेटन स्प्लिट, आपके सामने ओल्ड स्केलेटन जो है वो टूट गया है, स्प्लिट हो गया है। एंड पोर्स आर फॉर्म इन इट। अब देखें ये एक पूरा तरीकाकार से उतरेगा। देखें जब हम घर की एक दीवार ख़राब होती है तो आप याद रखें कि सबसे पहले क्या होगा? दीवार ख़राब होगी तो कैसे ख़राब होगी आपके अंदाजे में? सबसे पहले उसका जो पेंट होगा वो उतरेगा, उसके बाद क्या होगा? उसका सीमेंट उतरेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ईंटें टूटना शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह इनका जो पुराना एक्सोस्केलेटन होता है उनके ऊपर स्प्लिट होता है। वो स्प्लिट कैसे होता है? उसके ऊपर छोटे छोटे उभार
पोर्स बनने लग जाते हैं, सुराख हो जाते हैं, जिसकी वजह से हवा अंदर जाती है और अंदर जो मसल वो स्ट्रेच होते हैं, जिसकी वजह से जो पुराने वाला जो उतर जाता है और नए वाला नीचे से आ जाता है। और फाइनली न्यू एक्सोस्केलेटन इज हार्डन्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात ध्यान में रखना है। और कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज कर दिया जाता है और इसे मजीद हार्ड बना दिया जाता है। और आखिर में डेंजर एंड कंट्रोल ऑफ एक्डाइसिस, खतरा। जब ये अपने पुराने वाले एक्सोस्केलेटन को उतार रहे होते हैं आर्थ्रोपोड्स और नए वाले को ला रहे होते हैं, उस वक्त वो खतरे में होते हैं, क्योंकि वो सारी एनर्जी अपनी उस पर लगा रहे होते हैं उतारने में और नए को लाने में, तो इसलिए वो छुप जाते हैं। आर्थ्रोपोड बिकम वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी तवज्जो एक्सोस्केलेटन को उतारने में लगा रहे हैं, एक्डाइसिस करने में उतार, टू द अटैक ऑफ द प्रेडेटर। और उन्हें खदशा होता है कि उनके ऊपर अटैक ना हो जाए। तो वल्नरेबल आपको मैंने समझा दिया कि बेसिकली क्या होता है कि वो तन्हा हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए वो छुप जाते हैं। सो दे रिमेन हिडन, इसलिए क्या है वो हिडन क्या करते हैं, सो दे रिमेन हिडन, इसलिए वो छुपे रहते हैं। ऑल दीज चेंजेस आर कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स कॉल्ड एक्डाइसोन। ये दो बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि जब वो एक्सोस्केलेटन उतार रहे होते हैं उस वक्त वो तन्हा हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और वो आसानी से शिकार हो सकते हैं अपने शिकारी का, इसलिए वो छुपे रहते हैं जब तक पुराने वाला उतर नहीं जाता, नए वाला एक्सोस्केलेटन आ नहीं जाता। ऑल दीज चेंजेस आर कंट्रोल, ये तमाम चेंजेस जो पुराने वाला स्केलेटन उतर रहा है, नए वाला एक्सोस्केलेटन आ रहा है, वो बेसिकली एक नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं और दूसरा हार्मोन की वजह से होता है। और हार्मोन कौन सा है, एक्डाइसोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये ज़हन में रखिएगा, ये अक्सर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। तो ये हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत अहम सवाल है, इसको अच्छे तरीके से सुने, बार बार सुने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।